रेलवे का है सपना तो विज्ञान होना चाहिए तेरा अपना। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइंस 3200 के 34वें क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 33वां क्लास डिस्कस करा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। ऑप्शन है कैश मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है तृतीयक मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है सहायक मेमोरी और चौथा ऑप्शन है ऑप्टिकल मेमोरी। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप में किसी भी फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है सर, फटाक से खुल जाता है। तो ये जो फटाक से खुल जाता है, इसमें इन सभी मेमोरी में से कौन सा मेमोरी सहायक होता है जो उसको तुरंत खोलने में मदद करता है और प्रोसेसर को वेट करने से बचाता है। मतलब क्या कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आप खोलते हो तो वो फटाक से खुल जाता है और कभी कभी आप खोलोगे तो वो गोल गोल घूमते रहता है। जैसे आप सभी मोबाइल फोन तो यूज करते ही होंगे। आप कहेंगे ये कौन बात कर रहे हैं, सब मोबाइल ही फोन यूज कर रहा है, थोड़ी हम यूज कर रहे हैं। मेरे मित्र, आप देखे होंगे कि कभी कभी आपके मोबाइल फोन में अगर आप किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो बहुत तेजी से खुल जाता है, लेकिन कभी कभी आप उसको टिपते रहेंगे वो खुल भी नहीं करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सर, ये जो आप किसी भी एप्लीकेशन को टिप करते हैं या फिर सर उसको क्लिक करते हैं वो खुल जाता है और मोबाइल प्रोसेसर वेट नहीं करता है, गोल गोल नहीं घूमता है। इसके पीछे सर कौन होता है? सर कैचे मेमोरी होता है। कौन होता है सर? कैचे मेमोरी होता है जो प्रोसेसर को वेट नहीं कर पाता और जल्दी से खुल जाता है। और मेरे मित्र, इस कैचे मेमोरी को आप भी देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन के सिस्टम में जाएंगे तो प्रत्येक एप्लीकेशन का अपना कुछ ना कुछ कैचे मेमोरी रहता है जो कि सर आपको केबी के रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब साफ है, जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डाटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। आप सभी कहेंगे सर कैश मेमोरी। ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में कैचे मेमोरी कहते हैं। इस तरह से आपको अपने फोन में दिख जाएगा और सर ये आपके कंप्यूटर में भी दिख जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि यहां पे बात किसकी की गई है? यहां पे बात सीपीयू की गई है। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का ब्रेन सर सीपीयू को बोला जाता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये हमें बता दो कि कंप्यूटर के मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर बेसिक तौर पे ये जो मेमोरी होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी। ध्यान में रखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन आ जाता है? तो सर रैम आ जाता है और साथ ही रोम आ जाता है। मेरे मित्र, ये रैम भी 2 प्रकार के होते हैं। आप सबों को मैंने बताया है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। और अगर हम लोग रोम की बात करते हैं तो सर ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग PROM की बात करते हैं, इसको पी रोम बोलते हैं। या फिर अगर हम लोग बात करें EEPROM की तो सर इसको हम लोग EPROM लिखते हैं। और सर आपका EEPROM भी होता है, यानी कि EPROM होता है। तो ये आपका क्या है? तो सर रोम के प्रकार है। और अगर हम रैम के प्रकार की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना कि स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम ये क्या होते हैं? सर रैम के प्रकार होते हैं। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ रैम? सर रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ रोम रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि रैम के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, तो रोम के बारे में आप सभी लिख लेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी होगा। क्या होगा फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। और इसके प्रकार तो सर पी रोम, इप्रोम और EEPROM
ये क्या है? तो सर रोम के प्रकार हैं। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे अगर कंप्यूटर में, तो हमारा क्या हो जाएगा? रैम और रोम हो जाएगा। और चलो जी याद रखिएगा कि अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका सीडी आ जाता है, डीवीडी आ जाता है, मैग्नेटिक टेप आ जाता है। ये सब के सब क्या होते हैं? कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी होता है। और मेरे मित्र नेक्स्ट मेमोरी क्या है? तो आपका सर कैचे मेमोरी होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि गुरुजी अगर हम कंप्यूटर के मेमोरी की बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे कि सर जो हमारा कैटेगरी होगा उसमें पहला होगा प्राइमरी, दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी, और तीसरा क्या होगा? आपका कैचे मेमोरी होगा। प्राइमरी रोम के कितने प्रकार हैं? सर प्राइमरी रैम के कितने प्रकार हैं? सर 2। कौन कौन सा? स्टैटिक और डायनामिक। और अगर हम रोम की बात करेंगे तो आप कहेंगे पी रोम, ईप्रोम, ईईपीरोम, ये सब के सब क्या है? रीड ओनली मेमोरी के प्रकार हैं। सेकेंडरी मेमोरी में सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, आपका एचडीडी, और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक टेप है वो आ जाएगा। कैचे मेमोरी तो आप कहेंगे सर इसको हम लोग अस्थायी मेमोरी के रूप में देखते हैं। इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? अस्थायी मेमोरी के रूप में देखते हैं। और मेरे मित्र ये क्या करता है? तो सर प्रोसेसर को डाटा प्राप्त करने में वेट करने, प्रतीक्षा करने से बचाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बड़ा सरल सा क्वेश्चन कि लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। आप हमें बताओ कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस टेम्परेचर पे होता है? आप कहेंगे कि सर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो डेंसिटी होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो डेंसिटी होता है, रो होता है, वो क्या होता है? आप कहेंगे सर मैक्सिमम होता है। ध्यान में रखिएगा कि घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर घनत्व को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी ये मत समझ आना कि सर ने यहाँ पे क्या लिख दिया मकुलवा बना के, इसको रो पढ़ा जाता है और घनत्व को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। क्या पूछा जा रहा है? कि लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तो देने ही है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि सर केल्विन में पूछा जा रहा है, तो क्या डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में नहीं बदल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बदल सकते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम सबों को मालूम है कि अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो क्या कहते हैं? सर जी डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ देते हैं, या सरल रूप में हम लोग डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं सर? 273 जोड़ देते हैं। अब चूंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो कितना होता है? मैक्सिमम। तो सर 4 डिग्री सेल्सियस हमारा केल्विन में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर उतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, 273 और 4 77 होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 227 दिया हुआ है, चल आप परेशान नहीं होइएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। 273 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? सर जी 277 होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेरे मित्र ये इसको आप वीवीआई के रूप में ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास 6 का साइंस नहीं पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये परेशान करेगा। और क्लास 6 के साइंस में ही आपको जो नेचुरल फाइबर होते हैं यानी कि प्राकृतिक रेशा होते हैं उसको किस तरह से अलग किया जाता है और उसकी क्या प्रक्रिया होती है ये बताई गई है। ध्यान में रखेंगे कि नेचुरल फाइबर को जो अलग करने की प्रक्रिया होती है उसमें एक प्रक्रिया ओटाई होता है। क्या होता है सर? ओटाई। इसमें क्या किया जाता है? तो कंघी द्वारा कपास के बीजों से उसको कपास को अलग किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। और यहां पे जो यार्निंग दिया हुआ है इसका मतलब होता है पोला बनाना। जैसे ऊन का पोला बनाते हैं सर, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? तो सर पोला बनाने की प्रक्रिया यार्निंग कहलाती है। बाद बाकी कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आप कहेंगे सर ओटाई कहलाएगी। ध्यान में रखेंगे कि सर अगर हम लोग नेचुरल फाइबर प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कुछ फाइबर लंबे भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, कुछ खराब भी होगा। तो सर लंबे, छोटे और खराब फाइबर को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। अब उसमें रंग डालना होगा तो कलर करेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग डाइंग कहते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य की लार का पीएच सामान्यतः डैश के बीच होता है, 6.2 से 7.6 के बीच होता है। ये चीज आप सभी कंठाग्र कर लेंगे। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग लार की बात करेंगे तो ये कहां से रिलीज होगा? आप सभी ध्यान में रखना, ये लार ग्रंथि से रिलीज होगा। लार ग्रंथि हमारे पास कितने हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे 3 जोड़ी। कितने हैं? 3 जोड़ी।
कौन कौन सा? तो सर सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड, ये तीनों क्या है सर? लार ग्रंथि हैं। क्या सेक्रेट करते हैं? लार सेक्रेट करते हैं। और लार में क्या होता है? तो सर एंजाइम पाए जाते हैं जो शर्करा के पाचन में मदद करता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुख गुहा में जो भोजन का पाचन होता है वो कौन सा भोजन का पाचन होता है? सर शर्करा का पाचन होता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बड़ा ही सरल सा, और सर इसके लिए भी कोई कंसेप्ट नहीं है और आपने इस चीज को करा भी होगा अगर थोड़ा भी आप कंप्यूटर फ्रेंडली होंगे तो। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में अनडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कंट्रोल प्लस जेड का हम लोग उपयोग क्या करते हैं? तो सर अनडू के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अनडू के लिए करते हैं। अनडू का मतलब क्या होता है? सर वापस पीछे लौट के जाना। और अगर रेडू की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखना कि कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? रेडो के लिए करते हैं। अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और सर रेडो के लिए कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, विंडोज लोगो कुंजी प्लस डी, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए करते हैं। जितने भी शॉर्टकट आपको पढ़ाए जा रहे हैं सर इसको आप अपने नोट कॉपी में जरूर लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम के वक्त में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि कंप्यूटर से संबंधित मुख्य क्वेश्चन को आप गेन कर सके। अगर अभी से आपका पढ़ा हुआ रहेगा, एक नोट्स के रूप में आपके पास संकलित रहेगा, तो उस समय आपको कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा सर उस वक्त? तो सर आप बार बार इधर से उधर सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा फिरते रहोगे कि सर हमें कंप्यूटर कुछ नहीं आता है, हम क्या करेंगे। अभी जो भी शॉर्टकट की बताया जा रहा है आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में बीट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। बीट शब्द का अर्थ क्या है? बीट का मतलब होता है सर बाइनरी डिजिट। क्या होता है सर? बाइनरी डिजिट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 4 बिट कितना के बराबर होता है? 1 निब्बल के बराबर होता है। 4 बिट कितना के बराबर होता है? 1 निब्बल के बराबर होता है। और सर ये कंप्यूटर डाटा का क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। तो अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि which of the following is known as the smallest data unit, आप कहेंगे सर बीट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा सरल सा सवाल कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? आप सभी कहेंगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग ms⁻² कहते हैं। कैसे आता है? a = dv/dt होता है। तो सर dv मीटर पर सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड इंटू सेकंड। तो आप देख लीजिए कि सर किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में मीटर बटा सेकंड इंटू सेकंड। ध्यान दीजिएगा ये हम तोड़ दिए हैं इसीलिए, नहीं तो मीटर बटा सेकंड ये ऐसे लिखाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? भाई मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे नीचे कमेंट करके, मैंने कई बार डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि साइनोकोबालामिन डैश विटामिन का नाम है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये मानव निर्मित रूप है, विटामिन का मानव निर्मित रूप है। अच्छा, मानव के द्वारा इसे क्या कहा जाता है? ये केमिकल नेम भी, ये भी ठीक है चलेगा। तो साइनोकोबालामिन जो विटामिन है सर ये आपका विटामिन B12 होता है, और विटामिन B12 का ही रासायनिक नाम क्या होता है सर? साइनोकोबालामिन होता है। जबकि अगर हम विटामिन B6 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है सर? पायरिडॉक्सिन होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना, अगर B2 की बात करेंगे तो सर इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। B1 आपका थाइमिन होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन बी में क्या पाया जाता है? आप सभी ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन बी क्या होते हैं? आप कहेंगे सर जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। और विटामिन बी जो है इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 11 प्रकार के विटामिन का क्या होता है सर? समूह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है। सर समताप मंडल में क्या होता है सर, सर्वाधिक सघन होता है। समताप मंडल को ही हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। बहुत सारे मित्रों को वायुमंडल का जो लेयर है वो याद नहीं रहता है, तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद से आपको वायुमंडल का लेयर आसानी से याद रहेगा। बस एक शॉर्ट टर्म याद रख लीजिएगा, TSMI, TSMIE। क्या याद रखेंगे, TSMIE ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे कि जो आपका T है, इस T का मतलब क्या हो जाएगा, इस T का मतलब हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। S का मतलब स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। और M का मतलब मेसोफियर, मेसोस्फियर कहते हैं इसको। और I जो है इसका मतलब आयोनोस्फियर, आयोनोस्फियर। और मेरे मित्र जो आपका E है इसका मतलब हो जाएगा एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर। ध्यान में रखेंगे कि ट्रोपोस्फियर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर ट्रोपोस्फियर को हम लोग हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल कहते हैं, मेसोस्फियर को मध्य मंडल कहते हैं, और आयनोस्फियर को हम लोग क्या कहते हैं, आयन मंडल। इसी को हम लोग थर्मोस्फियर के नाम से भी जानते हैं, और एक्सोस्फियर को हम लोग बहिर्मंडल या बाह्य मंडल कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे ये पृथ्वी है, अगर ये हमारा यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ऊपर का जो सबसे पृथ्वी के जस्ट ऊपर का जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर का जो लेयर होगा उसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, क्षोभ मंडल के नाम से जानेंगे। और साथ ही मेरे मित्र जब इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहेंगे तो क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फियर कहेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि क्षोभ मंडल के बाद का जो लेयर होगा इसको हम लोग समताप मंडल के नाम से जानेंगे। और यहां पे ओजोन की क्या होती है सर, सबसे ज्यादा सघनता होती है, मतलब ओजोन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा घनत्व के अनुपात में मिलता है। नेक्स्ट समताप मंडल के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे, मध्य मंडल हो जाएगा, जिसको हम लोग मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे सर आयन मंडल होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, ताप मंडल भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर एक्सोस्फीयर, यानी कि बाह्य मंडल बोला जाएगा। तो ये आप इस तरीके से इस टर्म के सहारे याद रख सकते हैं कि जो आपका वायुमंडल है उसके लेयर कौन कौन से हैं। और मेरे ख्याल से कई मित्रों को याद हो भी गया होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ये सभी क्या हैं आपके सर वायुमंडल के अलग अलग सतह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है, प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होती है। और मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होती है, 1 बाइट, 2 बीट, 1 निब्बल, 1 बीट। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये 1 बीट के रूप में होता है। ध्यान में रखिएगा, इसी का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। और साथ ही साथ 4 बिट कितना के बराबर होता है, 1 निब्बल के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। एंटीपायरेटिक, ध्यान में रखेंगे कि एंटीपायरेटिक जो है ये बुखार से छुटकारा पाने के लिए दवाई है। मतलब क्या कि जब किसी को बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाता है तो उसके लिए डॉक्टर जो दवाई छोड़ता है उसको हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं, यानी कि बुखार से राहत दिलाने वाला जो आपका दवाई होता है वो एंटीपायरेटिक कहलाता है। एनेस्थेटिक, इसी को एनेस्थेसिया के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जब मरीजों को बेहोश करना होता है तब हम लोग एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक, ये एक प्रकार का आप कह सकते हो सर क्रीम होता है, जो क्या करता है तो सर छोटे छोटे जीवाणु को मारने में मदद करता है। और जब हम लोग एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो इसी को हम लोग हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं। और सर इसका इस्तेमाल सर अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है। और डॉक्टर भी सर कुछ एंटीबायोटिक के रूप में हमें दवा देते हैं, जिसमें से स्ट्रिप्टोमाइसिन, फिर आपका ये एजिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या होते हैं, प्रमुख एंटीबायोटिक होते हैं। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है, एंटीबायोटिक का उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे सवाल यह करा जाए कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है।
पेनिसिलिन है जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। और मेरे मित्र किससे बनाया गया था? तो बेसिकली एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया और साथ ही फंगी से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक है इसका निर्माण फंगी से हुआ था। किसने करा था? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। किसने करा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है? मेरे मित्र अगर आप फोन चलाते हैं और फोन में आप MS ऑफिस चलाते होंगे, जैसे कि आपकी जितनी भी PPT तैयार होती है, अगर टाइपिस्ट अब्सेंट रहता है तो हमें खुद करना पड़ता है और हम सर फोन से ही करते हैं, कंप्यूटर से नहीं करते। अब कौन कंप्यूटर पे बैठ के इतना इधर से उधर करेगा? फोन से आसानी से हो जाता है। और फोन में हम किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं? तो सर यही MS ऑफिस 365 का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या नहीं है? तो सर MS पेंट नहीं है। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है? तो सर MS एक्सेल होगा यहाँ पे, MS वर्ड और साथ ही साथ MS एक्सेल ये सभी हैं, लेकिन MS पेंट जो है वो नहीं होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि तितली के जीवन की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? सर इसको हम लोग कोशित कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग तितली के जीवन चक्र की बात करते हैं, लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो सर तितली पहले क्या करता है? तो सर पहले जो है ये एग हैच करता है। क्या करता है? अंडा हैच करता है। और फिर ये अंडा जो है ये किस में बदल जाता है? सर ये लार्वा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लार्वा में बदल जाता है। और ये लार्वा जो है वो किस में बदलता है? तो सर ये लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? प्यूपा में। और ये प्यूपा जो है वो क्या होता है? तो सर तितली में बदल जाता है। ये प्यूपा जो है वो किस में बदल जाता है? तो सर तितली में बदल जाता है। तो ये पहला वाला जो सिस्टम है, पहला जो साइकिल है वो एग है, दूसरा क्या है सर? लार्वा, और तीसरा सर प्यूपा, और सर चौथे स्टेज में हमें क्या मिल जाती है? एडल्ट तितली यानी कि एडल्ट बटरफ्लाई मिल जाती है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? सर इसको तो प्यूपा बोलते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में कोशित, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रायलाइसिस बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश टर्म गलत दिले है, ट्राइड, ये गलत दिले है, क्रायलाइसिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को नम्र बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त विलयन को रगड़कर निष्प्रभावित किया जाता है। सर ये कैलामाइन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है सर? कैलामाइन सॉल्यूशन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर चींटी डंक करेगा तो कौन सा एसिड छोड़ता है? सर फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? सर फॉर्मिक एसिड। और इसको निष्क्रिय करने के लिए या तो हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि क्या है? जिंक कार्बोनेट युक्त एक आपका विलयन है, या कह सकते हो लोशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि MS वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता फीचर टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है? चला जी, ये भी हमने कई बार बताया है, सिर्फ मैं हिंट दूंगा, ABCD आप लिखते हो और ऐसे ही इसको क्रॉस कर देते हो। ये आपका MS वर्ड की कौन सी फीचर है? आप कमेंट करके जरूर बताना, मैंने कई बार आपको पीछे के सेशन में बताया है। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समृद्ध लूप बनाते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, रिंग टोपोलॉजी। ये क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया है, और जब बहुत सारे नेटवर्क को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो इसको टोपोलॉजी के रूप में देखते हैं। और ये जो आप रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी देख रहे हैं, ये सब के सब नेटवर्क टोपोलॉजी के ही प्रकार हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारा कोई नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी टोपोलॉजी या सभी नेटवर्क जो हैं वो एक गोला बनाते हैं तो उसे हम लोग रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अगर वृक्ष के रूप में उसकी संरचना होती है तो उसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार के रूप में उसकी संरचना होती है तो उसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और अगर बस के रूप में उस नेटवर्क का संयोजन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक जोड़ी सर लिंग गुणसूत्र होता है। मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? सर लेम्डा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तरंगदैर्घ्य को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है? आप कहेंगे सर फिलामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसकी जो गलनांक होती है वो उच्च होती है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का लैटिन नेम क्या होता है सर? तो सर वाल्फ्रम होता है। क्या होता है सर? वाल्फ्रम होता है। नेक्स्ट
सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। आपके इस सेट में टोटल 21 क्वेश्चन थे मेरे मित्र। साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो सभी आपके लिए उपयोगी है, आपके आगामी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो मेरा ये आप सबों से मतलब कह सकते हो कि एक सलाह होगा कि आप लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा। बाकी साइंस तो आप ऐसे ही धज्जी उड़ा देंगे अगर आपने पीछे के क्लास को देखा है तो। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे, और ये क्वेश्चन अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।